Hello friends, welcome to Commerce classes. Today we are going to start with a new topic, that is income tax. So basically we are going to study about Income Tax Act 1961. Income Tax Act 1961. So basically in a earlier video we have studied what is the tax. There are basically two types of tax. One is direct tax and second is इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा था? जिसके ऊपर डायरेक्ट बर्डन एसएससी या कस्टमर के ऊपर हो, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स। और दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है टू द अल्टीमेट कस्टमर, वो हमारा क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी। आज हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स दो तरह के हैं, कौन कौन से? इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। अगर बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन द ईयर 1860। सबसे पहले 1860 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये इम्पोज किया गया था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इम्पोज किया गया था। उसके बाद इसके अंदर चेंजेस लाए गए। कब? 1922 में। 1922 में चेंजेस होने के बाद ये 1961 के अंदर फिर दोबारा इनकम टैक्स एक्ट लाया गया। तो तब से हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी रूल्स, जो भी इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो किसके अंदर, कौन से एक्ट के अंदर डिफाइंड है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर डिफाइंड है। और ये एनफोर्समेंट में आया था 1 अप्रैल 1962, एनफोर्स किया गया था। एक्ट 1961 का केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। आगे हम बात करते हैं बेसिकली इनकम टैक्स के बेसिक्स की, बेसिक कंसेप्ट अबाउट इनकम टैक्स। उसके लिए सो थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड साफ कर लें। हाँ जी, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या कह रहा है? बेसिक कंसेप्ट एक विचारधारा है जी, कि कंसेप्ट क्या बोलता है। बेसिक कंसेप्ट एक धारणा को कहा गया है, या एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड और टर्म। बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है? किसी वर्ड का कंप्लीट मीनिंग, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो इनकम टैक्स में हमें जानने चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट है असेसी का। फर्स्ट इज असेसी। असेसी कौन है जी? असेसी मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन? सबसे पहला, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स। एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, या किसी की तरह का इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी, अंडर द एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उस पर्सन को किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट देना है, कोई फाइन देना है या पेनल्टी देना है, या वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, तो वो कौन है? असेसी है। सेकंड थिंग, एनी पर्सन हु इज डीम्ड एज असेसी और अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन who is deemed as assessee or representative assessee।
फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आई थिंक सो। assessing। सो बेसिकली अगर सपोज कोई बंदा फॉरेन से इंडिया में कोई बिजनेस चला रहा है तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका कोई भी पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी कंपनी को, वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तीसरी बात, कोई भी पर्सन जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल पड़ी हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, प्रोसीडिंग्स चल पड़ी हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, एनी पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन इनिशिएटेड। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स क्या होगा, कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई चल पड़ी है किसी के ऊपर कि उसने टैक्स नहीं पे किया, ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं एनी पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। एक्ट कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अंडर दिस एक्ट हैज बीन इनिशिएटेड। इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट हो गई है। फर्दर लास्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा, एनी assessee in default, any assessee in default। अब assessee in default से क्या मतलब है, means any person who fails to comply with any provisions or obligations under this act। कोई भी पर्सन जो डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट किस तरह से, डिफॉल्ट इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का टीडीएस काट के उनको सैलरी दे, बट वो फेल हो जाता है कि उसने एम्प्लॉय से टीडीएस नहीं काटा, तो वो क्या बन जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट। कौन से पर्सन का टीडीएस काटना है, जिसकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती है, मतलब किसी की सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख तक हमारी टैक्स स्लैब क्या है, नील है, तो उस केस में अगर किसी असेसी की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर अगर वो उसका टीडीएस काटेगा, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस काटने की जिम्मेवारी किसकी, एम्प्लॉयर की, जो किसी को हायर कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेवारी से डिफॉल्ट कर जाता है तो उस केस में हम बोलते हैं असेसी इज इन डिफॉल्ट। तो असेसी की डेफिनेशन की बात करें तो असेसी कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन जो टैक्स पे या इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल है, या फाइन या पेनल्टी। दूसरा, कोई डीम्ड असेसी, कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी, किसी माइनर को रिप्रेजेंट के भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई चल पड़ी है, कोई प्रोसीडिंग्स, एनी पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैव बीन इनिशिएटेड। एंड फोर्थ, एन असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट मतलब किसी ने भी जो एक्ट के अंदर जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी नहीं की, क्या ऑब्लिगेशंस, जो उसकी जिम्मेवारी थी, ऑब्लिगेशंस, तो ऑब्लिगेशंस पूरी ना करने पर उसको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है। जैसे एम्प्लॉयर फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, अब मैंने उसकी एग्जांपल दिया, अगर कोई कॉलेज प्रिंसिपल है वो अपने स्टाफ की सैलरी क्या करेगा, टीडीएस काट के उसको देगा। अगर वो टीडीएस काट लेता है बट गवर्नमेंट को जमा करवाना भूल जाता है तो उस केस में भी हम यही कहेंगे कि डैट ही इज अ असेसी इन डिफॉल्ट। तो उस केस में दीज फोर लाइंस डिफाइंस द असेसी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पर्सन, पर्सन कौन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, या एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड
फैमिली मेंबर। जैसे कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कई फैमिलीज में, कई न्यूक्लियर फैमिलीज है, कई जहाँ पर साझा घर भी कह देंगे हैं पंजाबी च। तो बेसिकली जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में भी पर्सन एचयूएफ का भी हो सकता है। एचयूएफ में मेन कौन रोल प्ले करता है? कर्ता, सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट थर्ड इज द पर्सन, कोई भी हो सकता है। थर्ड इज लोकल कमेटी मेंबर, कोई भी लोकल कमेटी में कौन आ जाता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या कोई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, या फिर पर्सन में इंक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पर्सन में बी डिफाइंड एज एनी ऑफ द फॉलोइंग, या तो कोई होगा इंडिविजुअल, या एचयूएफ, लोकल कमेटी मेंबर दैट मे बी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन